नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर जतिन मदान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो एक बार फिर से हाजिर हैं एडिटोरियल पर वीडियो लेकर के। सो एस्पिरेंट्स, इस सेशन में जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उस पर क्वेश्चंस और एडिटोरियल में यूज़ होने वाली वोकैबुलरी, तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो से अच्छे से सीखते हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो फर्स्ट वर्ड है ये एडिटोरियल में यूज़ होने वाला वर्ड है। तो पहले 15 वर्ड्स सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो कि हम लोग जानेंगे पहले, और कैसे यूज़ किया जा सकता है अलॉन्ग विथ सेंटेंसेस। एंड इसके बाद में गाइज हम लोग इसे देखेंगे एडिटोरियल के अंदर, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। एस्पिरेंट्स, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के थ्रू तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्कस विद JM सर, डिस्कस विद JM सर, दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप, जिस पर आप अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स को भी पूछ सकते हैं। एंड मोर ओवर आपको जो इस क्लास की PDF है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप जुड़ सकते हैं इससे। तो फर्स्ट वर्ड इज थ्वाट। थ्वाट का मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब किसी भी प्रोग्रेस के अंदर बाधा डालना आप बोल सकते हैं। इट मीन्स टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग, पूरा होने से रोकना, अ प्लान और पर्पस, किसी भी प्लान और पर्पस को। तो सिनोनिम्स हैं इसके हिंडर, फ्रस्ट्रेट और ऑब्स्ट्रक्ट। इसके साथ में आप ऐड कर सकते हो इम्पीड वर्ड भी। इम्पीड का मतलब भी होता है रोकना। एंटोनिम्स हो जाएंगे फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना और ईज करना, किसी चीज़ को कन्वीनियंट बनाना। एग्जाम्पल है द सिक्योरिटी मेजर्स थ्वाटेड द अटेम्प्टेड रॉबरी एट द बैंक। तो जो अटेम्प्ट था रॉबरी को करने का बैंक में, तो सिक्योरिटी कदमों ने उसे रोक दिया, होने से रोक दिया। उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड क्वेश्चन इज क्लेंच। क्लेंच का मतलब होता है टू सिक्योर और सेटल समथिंग कंक्लूसिवली, किसी चीज़ को आप सेटल कर दें। वी कैन से क्लेंच द इशू, तो इशू हैज़ बीन सेटल्ड प्रॉपरली, किसी चीज़, कोई मुद्दा, कोई भी प्रॉब्लम जिसे ठीक कर दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया, उसे बोलते हैं क्लेंच करना। सिक्योर करना, कंफर्म करना और वी कैन से कंक्लूड करना, दैट इज सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स हैं रिलीज कर दो, सरेंडर कर दो या लूज कर दो, किसी चीज़ को खो देना, दैट इज एंटोनिम। द टीम क्लिंच्ड द चैंपियनशिप, इसका मतलब है तो यहाँ पर टीम ने चैंपियनशिप को सिक्योर कर लिया, जीत लिया है, विद अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द फाइनल मैच। और डिसाइसिव विक्ट्री का मतलब कि आखिरी मैच ही डिसाइड करने वाला था कि कौन सीरीज जीतने वाला है। तो यहाँ पर टूर्नामेंट को या चैंपियनशिप को टीम ने सिक्योर कर लिया है लास्ट मैच को जीत करके। बढ़ते हैं आगे। रिपल। रिपल का मतलब होता है लहरें, और बोल सकते हो रिपल इफेक्ट होता है। सपोज कीजिए स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब कि खड़ा पानी है और पानी के अंदर आपने पत्थर फेंका, तो क्या प्रोड्यूस होती हैं? रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उसे बोलते हैं रिपल्स। तो ये एक नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है। इट रेफर्स टू स्मॉल वेव और सीरीज ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये क्या रेफर करता है कि सीरीज ऑफ वेव्स जो कि सरफेस ऑफ वाटर पर प्रोड्यूस होती हैं किसी चीज़ के पड़ने पर, पानी पर, तो दैट इज रिपल। और इसके सिनोनिम्स एंड डिस्टर्बेंस, ऑसिलेशन, फ्लक्चुएशन। एंटोनिम्स एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब हुआ कि कोई चीज़ शांत है, बिल्कुल स्टेबल है, बैलेंस है। सूद, सीरेनिटी, ये इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड्स। द फाइनेंशियल क्राइसिस हैड अ रिपल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब इसके कई सारे गलत प्रभाव पड़े। तो रिपल इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जो इनडायरेक्टली किसी चीज़ के होने से दूसरी चीज़ पर पड़ता है, तो दैट इज रिपल इफेक्ट। और वी कैन से कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज एक वर्ड आप और जोड़ सकते हैं, रिपरकशंस। रिपरकशंस, रेपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं जो कि रिपल इफेक्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि झगड़े का कारण, और बोल सकते हो मतभेद होना। इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं, यानी कि जब दो पर्सन्स के बीच में मतभेद होता है। और वी कैन सिंपली से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसे हम बोलते हैं क्या? कॉन्फ्लिक्ट।
सिनोनिम्स है कंटेंशन, एक आपका फ्रेज बनता है, मुहावरा बनता है, बोन ऑफ कंटेंशन। कश्मीर हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर झगड़े का कारण है। तो कंटेंशन मतभेद, कोलाइड क्लैश, हारमनी तालमेल बनाकर चलना, कॉन्कर और हारमनी फिर से, तो हारमनी का मतलब निकल के आता है तालमेल। अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, द प्रपोज्ड चेंजेस इन दी पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट विद द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चेंजेस हैं, जो प्रस्तावित चेंजेस हैं, जो चेंज करने हैं पॉलिसी के अंदर, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, वो अपोज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज़ पर। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के जो सिद्धांत हैं वो उसके खिलाफ जाते हैं। जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों के क्या हैं, खिलाफ है। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज लिंगर। टू लिंगर मीन्स टू स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी। किसी चीज़ जगह पर मंडराना और किसी जगह पर टाइम वेस्ट करना, इतना ज़्यादा रुकना कि वो समय ज़्यादा लगने लगे, तो वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, दैट इज़ लिंगर। टू रिमेन और परसिस्ट स्पेशली इन अ स्लो और लेजरली मैनर, या बोल सकते हो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो उसे आप लिंगर बोल सकते हो। लॉइटर, होवर, डिले। प्रोक्रेस्टिनेट इसके साथ में आप जोड़ सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट करना यानी कि किसी चीज़ को टालना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेट करना। किसी जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारना, उसको बोलते हैं लॉइटर या लिंगर। एंटोनिम्स है हेसन, रश और डिपार्ट, तो जल्दी जल्दी करना किसी चीज़ को। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब है नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट, यानी कि इसके बावजूद। डिस्पाइट द लेट आर, तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। दे लिंगर्ड इन द पार्क, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा देर रात हो गई थी, इसके बावजूद दे लिंगर्ड, वो पार्क के अंदर घूमते रहे, इंजॉइंग द कूल ब्रीज। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड है कैटेलाइज, और कैटेलाइज का मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट प्रेसिपिटेट्स एन इवेंट, मतलब जो किसी इवेंट को जल्दी कर दे, मतलब उसको तेज कर दे, दैट इज कैटलिस्ट। केमिस्ट्री की टर्म है, तो रिएक्शन को तेज करने के लिए, स्लोअर डाउन करने के लिए क्या किया जाता था, कैटलिस्ट को डाला जाता था। तो कैटलिस्ट का जो ज़्यादातर काम होता है वो रिएक्शन को तेज करने का होता है, तो वो चीज़ जो किसी गति को बढ़ा दे, दैट इज कैटलिस्ट। ट्रिगर कर देना, स्टिमुलेट कर देना, स्पर कर देना, या बोल सकते हैं एनकरेज कर देना। किसी चीज़ को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ओके, या अर्ज करना, तो उसे बोलते हैं क्या, कैटलाइज कर देना। और डिले करना, रिटार्ड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, इसके इंटरनेम्स हो जाएंगे। ओके, आपके सामने एग्जांपल है द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो नई गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हैं, कैटलाइज्ड, उन्होंने तेज कर दिया, इकोनॉमिक एक्सेलरेट कर दिया इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन, इस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उन्होंने तेजी बनाई। तो यू कैन से कैटलाइज का मतलब हो गया किसी चीज को एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, और रिटार्ड का मतलब होता है डिले करना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अड्रिफ्ट, अड्रिफ्ट का मतलब होता है एमलेसली कहीं पर जाना, एज इफ कोई मोशन नहीं है, और बोल सकते हो किसी ने कोई गाइड नहीं किया हुआ, तो ये चीज़ अपने आप से हो रही है, एमलेसली कहीं पे जा रही है। कोई चीज़ एमलेसली जब होती है तो उसे अड्रिफ्ट बोलते हैं, टू रन एड्रिफ्ट। इट डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट इज फ्लोटिंग विदाउट बीइंग मूव्ड। मूड का मतलब होता है गाइडेड, एंकर्ड, ऑफन इन एन एमलेस और डायरेक्शनलेस मैनर। जब कोई चीज़ बिना गाइड के एमलेसली मूव करती है तो उसे बोलते हैं क्या, अड्रिफ्ट। एमलेस, डायरेक्शनलेस और लॉस्ट, खो जाना। एंटोनिम्स हैं पर्पसफुल, सपोर्टेड और गाइडेड। और एग्जाम्पल हो जाएगा आफ्टर देयर बोट इंजन फेल्ड, जब उनका बोट इंजन फेल हो गया, दे फाउंड देमसेल्व्स अड्रिफ्ट, तो उन्होंने अपने आप को एमलेस पाया, एट सी फॉर सेवरल डेज। समझ में आ गया होगा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो टू रन एड्रिफ्ट का मतलब, ये एक फ्रेज होता है, टू रन एड्रिफ्ट, एमलेसली मूव करना, एमलेसली मूव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंसेस। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मूविंग, एक्सटेंडिंग और स्प्रेडिंग अपार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब कोई चीज़ डाइवर्ट हो जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ग्रुप है वो दो चीज़ों में स्प्लिट हो गया है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे से डाइवर्ट हो गए हैं, और बिकमिंग और ऑफ बिकमिंग डिफरेंट और वेरिंग, जो अलग अलग हो जाए दैट इज डाइवर्ट हो जाए। सिनोनिम्स एंड डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब है अंतर,
डिस्पैरिटीज यानी कि इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटी का मतलब इनइक्वालिटी होता है डिस्क्रिमिनेशन, ओके। वेरिएंसेस यानी कि बदलाव, दोनों में अंतर आ जाना। और कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना, यूनिफॉर्मिटी और एकॉर्ड, इसके साथ में लिख सकते हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, इसके साथ में एक और वर्ड लिख सकते हैं एंटोनिम्स में, दैट इज एप्रोबेशन। एप्रोबेशन, उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल हमारे सामने है, द टू पॉलिटिकल पार्टीज हैड सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंसेस, मतलब कि दोनों पार्टीज के बीच में मतभेद थे, डिस्कॉर्ड थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए थे इन देयर अप्रोचेस। अप्रोचेस का मतलब जिस तरीके से वो काम क्या करते थे, टू टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर के उनके बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में मतभेद था, ओके, दैट इज डाइवर्जेंसेस थे, उनकी ओपिनियन डिफरेंट थी। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। स्ट्राइव करना, विच मीन्स टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव। स्ट्राइव का मतलब एफर्ट लगाना होता है, एंडिएवर करना होता है, एंडिएवर इसका डायरेक्टली सिनोनिम है। टू स्ट्रगल और फाइट विगरसली, विगरसली का मतलब होता है एनर्जेटिकली। टुवर्ड्स अ गोल, किसी गोल की तरफ। स्ट्रगल करना, एस्पायर करना। और एंटोनिम्स हो जाएंगे गिव अप यानी कि त्याग देना, और बोल सकते हो किसी चीज़ में हार मान लेना, अबैंडन कर देना, क्विट कर देना, यानी कि डेजर्ट कर देना। डेजर्ट के दो मीनिंग्स होते हैं, एक रेगिस्तान होता है और एक का मतलब होता है रिनाउंस, त्याग देना, क्विट कर देना। शी स्ट्राइव्स, इसका मतलब है वो एफर्ट्स लगाती है, टू एक्सेल, प्रोग्रेस करने के लिए, इन हर स्टडीज, स्टडीज के अंदर, बाय डेडिकेटिंग लॉन्ग आवर्स टू रीडिंग एंड स्टडिंग। तो ज़्यादातर अपने घंटों को यानी कि टाइम लगा करके रीडिंग और स्टडिंग के अंदर वो एफर्ट्स लगाती है अपनी स्टडीज़ में एक्सेल करने के लिए। यस। नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। पार्ले का मतलब नेगोशिएशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, डिसर्टेशन होता है, और बोल सकते हो वार्तालाप। ठीक है, एक ऐसी वार्तालाप जो कि दो अपोजिंग पार्टीज के बीच में होती है ताकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, दैट इज पार्ले। पार्ले, PARLEY, पार्ले, ओके। तो सिनोनिम्स है नेगोशिएशंस, डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस और डिसर्टेशन, DISSERTATION, डिसर्टेशन। सो दैट इज द सिनोनिम ऑफ पार्ले, यानी कि नेगोशिएशन बोल सकते हो और आप बोल सकते हो वार्तालाप। और एंटोनिम्स एंड डिस्प्यूट्स, हॉस्टिलिटीज, स्टैंड ऑफ्स, जब दो पार्टीज के बीच में क्या होता है, मतभेद होता है और फेस ऑफ हो जाता है, यानी कि टसल आप बोल सकते हो, TUSSLE, टसल। फाइट, झड़प, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, स्कर्मिश, ओके। द टू नेशंस एंगेज इन पार्लेस, तो दोनों ही नेशंस किस में एंगेज हुए, कन्वर्सेशंस के अंदर एंगेज हुए, टू रिजॉल्व, ताकि वो सॉल्व कर सके द बॉर्डर डिस्प्यूट पीसफुली, एमिकेबली। पीसफुली के साथ का मतलब होता है फ्रेंडली तरीके से, शांति तरीके से, एमिकेबली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है सटल, सटल का मतलब होता है बारीक, और बोल सकते हो इट डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज सटल डिस्टिंक्शंस, जिसमें बहुत ही बारीकियां हैं, जिसमें अंतर बहुत ही बारीक है, और वेरिएशंस। सटल लिखा है तो इसका मतलब बारीक, ओके। ऑफन रिक्वायरिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन, इसलिए इतना बारीक है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। और अंडरस्टैंडिंग टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब अंतर कर पाना, डिफ्रेंशिएट कर पाना, समझ पाना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपके सिनोनिम्स है सटल, किसका, न्यूएंस का। न्यूएंस का मतलब होता है क्या, बारीकियां। सटल, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब जटिल, कॉन्वोल्यूटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्वियस है, सिंपलिस्टिक है, अनएम्बिगुअस है। एम्बिगुअस का मतलब अनक्लियर, तो अनएम्बिगुअस का मतलब हो जाएगा क्लियर। वी कैन ऑल्सो राइट डाउन क्लियर, ब्लैटेंट और कॉन्स्पिकुअस, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्लियर, ब्लैटेंट, कॉन्स्पिकुअस, ओके। ऑलराइट, एग्जाम्पल हमारे सामने है,
हर न्यूएंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, उसकी बारीकी से अंडरस्टैंड करना सिचुएशन का, अलाउड हर टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इशू इफेक्टिवली, जिससे उसने सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को, मतलब कि जो बारीकियां थी, जो मुश्किलें थी, उसको बहुत अच्छे से नेविगेट किया। नेविगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पार करना, ओके, किसी रास्ते को, मुश्किल रास्ते को पार करना। इफेक्टिवली का मतलब काफ़ी इफेक्टिव मैनर में, अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेसिटेशन। रिसेसिटेशन का मतलब होता है रिवाइवल, पुनर्जीवन, किसी चीज़ के अंदर दोबारा से जान डाल देना जिसके अंदर जैसे कि जान ना हो। तो इट रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समथिंग। तो रिवाइव इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कोई पर्सन फेंट हो गया है। फेंट का मतलब उसके अंदर जान नहीं है, बेहोश हो गया है। और अपेरेंट डेथ, और शायद से ऐसा लग रहा है कि उसकी डेथ हो गई। अपेरेंट का मतलब लगता तो ऐसा है पर एक्चुअल में उसका अपोजिट ही सही है। अपेरेंट का मतलब होता है एज इट सीम्स टू बी, ओके। चलिए अब आपके सामने जो सिनोनिम्स है रिवाइवल, रिसर्जेंस एंड रिवाइटलाइजेशन, ओके। तो किसके हैं ये? रिससिटेशन, रिससिटेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन, लेथार्जी, स्टैग्नेशन। लेथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस, लेसिट्यूड, लेसिट्यूड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक सेंटेंस है आपके सामने, दी पैरामेडिक्स इन्फॉर्म्ड रिसेसिटेशन प्रोसीजर्स ऑन द अनकॉन्शियस पेशेंट टू रिवाइव देम। तो पैरामेडिक्स थे, उन्होंने परफॉर्म किया। बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार की साइंस है, और जो उस साइंस को पढ़ते हैं जिसे हम पैरामेडिक्स कहते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया रिसेसिटेशन प्रोसीजर्स को, ताकि अनकॉन्शियस पेशेंट्स को रिवाइव किया जा सके। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिफंक्ट, यानी कि फंक्शन ना कर पाना। ओके, इट मीन्स टू नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और फंक्शनिंग। जो फंक्शन में नहीं है दैट इज डिफंक्ट है, एक्सटिंक्ट है, डिसयूज्ड है, ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट का मतलब समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो आजकल प्रचलन में नहीं है, दैट इज ऑब्सोलीट। एंटोनिम हो जाएगा ऑपरेशनल, यानी कि ऑपरेशन में होना, एक्टिव होना, अलाइव होना। एग्जाम्पल, द फैक्ट्री वंस बसलिंग विद एक्टिविटी। बसलिंग का मतलब जहाँ पर खूब चहल पहल हुआ करती थी एक्टिविटी की, इज नाउ डिफंक्ट, अब वो ऑपरेशन में नहीं है, वहाँ पर कोई काम नहीं होता। इट्स मशीनरी रस्टिंग एंड अबेंडेंड, उसकी जो मशीनरी है उस पर जंग लग रहा है और उसे त्याग दिया गया है। अबेंडेंड बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है, उसे कोई यूज नहीं कर रहा, दैट इज अनऑपरेशनल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज टाउट। टाउट का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, किसी चीज को प्रमोट करने की कोशिश करना। तो एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, पब्लिसाइज करना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स है क्रिटिसाइज करना। अगर आप किसी चीज को पब्लिसाइज कर रहे हैं तो इसकी खूबियां बता रहे हैं, और अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको आलोचना कर रहे हैं, उसके अंदर कमियां बता रहे हैं। डिनाउंस करना, डिस्पैरेज करना, या आप कहें कंडेम्न करना, निंदा करना। ऑब्जुर्गेट करना, निंदा करना, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं ऑब्जुर्गेट करना और कंडेम करना। दीज आर सिनोनिम्स। अब एग्जांपल है, द कंपनी हायर्ड अ मार्केटिंग एजेंसी। कंपनी ने एक मार्केटिंग एजेंसी, यानी कि जो मार्केटिंग करती थी, वो एजेंसी को हायर किया। क्या करने के लिए? टाउट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए देयर न्यू प्रोडक्ट, अपने नए प्रोडक्ट को अक्रॉस वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर उसे प्रमोट किया जा सके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज वेनिंग। वेनिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना, इंटरेस्ट कम हो जाना, यानी कि कम हो जाना। ओके, तो डिक्रीज, डिमिनिश और एबिंग। आप ड्विंडल भी बोल सकते हैं इसके साथ में, ड्विंडल और प्लमेट, PLUMMET, प्लमेट। इसका मतलब होता है कम हो जाना, प्लमेट। सो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और डिक्लाइनिंग, किसी चीज का कम होना, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? वेनिंग कहते हैं। स्पेशली इन साइज, अमाउंट, इंटेंसिटी और पावर। ये बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि इंटेंसिटी कम हो जाना, उसे आप क्या कहते हैं? वेनिंग कहते हैं। और ऑगमेंटेशन का मतलब वृद्धि होना, इंक्रीज हो जाना। एक्सपेंशन और ग्रोथ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
वी हैव गॉट एन एग्जाम्पल, द वेनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है इट वॉज क्लियर, इंटरेस्ट कम हो गया था प्रोडक्ट के अंदर फ्रॉम द डिक्लाइनिंग सेल्स फिगर्स। ये बात क्लियर थी जो कि सेल्स के डिक्लाइन के अंदर हमें दिख रहा था, सेल्स ज़्यादा हो नहीं रही थी, इसका मतलब इंटरेस्ट उसकी खरीदारी के अंदर क्या हो गया था, वेन होने लगा था, दैट वॉज डिक्रीजिंग। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारे सामने गाइस हेडिंग है टेपेड ट्रेड ऑफ्स ऑन द WTO 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 इन अबू धाबी। सो टेपिड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई जान ना हो, दैट इज ल्यूक वॉर्म, गुनगुना, ल्यूक वॉर्म बोलते हैं। जैसे ल्यूक वॉर्म वाटर होता है ना जिसके अंदर कुछ ज़्यादा जान नहीं है, ठीक है, हल्का सा। ट्रेड ऑफ्स, तो यहाँ पर बात की गई है ट्रेड के ऊपर जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो वी कैन से एक्सचेंज ऑफ वन थिंग विद द अदर, दैट इज ट्रेड ऑफ। सो ऑन द WTO का मतलब हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी MC13 इन अबू धाबी। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो कायम है, टू स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर रहा है, टू फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है ग्रो करने में, फ्री एंड फेयर ट्रेड। तो फ्री और फेयर ट्रेड जो होता है उसको वृद्धि करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो टेपिड ट्रेड ऑफ्स मतलब कि एक नेगेटिव हेडिंग है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेड को इन्हांस करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रगल कर रही है, आज भी उसे इंक्रीज नहीं कर पा रही है। और क्यों नहीं कर पा रही है, इसके रीजंस हमें जानने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारे पास में क्या है। सो यू कैन सी हियर द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है मुख्य, मेन। जैसे सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेन बॉडी ने कंक्लूड किया, परिणाम दिया लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, विद प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिटिल प्रोग्रेस ऑन की इश्यूज। अब यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी उन्होंने कंक्लूड किया कि ना के बराबर ही प्रोग्रेस हो पाई है की इश्यूज को लेकर, दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं ग्लोबल ट्रेड को। इसके बावजूद कि हमने जो डेलिब्रेशंस हैं, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, पार्ले, नेगोशिएशंस, मीटिंग्स, बाय अ डे, उसे एक्सटेंड किया गया एक दिन। एक दिन की एक्सटेंशन के बाद भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाया है, और बोल सकते हो कि कोई ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। ऐसा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है उन्होंने कंक्लूड किया। डेलिब्रेशंस का मतलब होता है वार्तालाप, ओके, चल, गंभीर चिंतन करना किसी मुद्दे पर, ओके। टू बी क्लियर, टू बी प्रिसाइज, और अगर हम बात करें कि सही मायने में जो साफ साफ दिख रहा है, होप्स फॉर एनी सिग्निफिकेंट आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। तो ऐसी आशाएं जिसमें हमें परिणाम देखने को मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ऐसी आशाएं फ्रॉम द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम MC13 कहते हैं, जो आबू धाबी में हो रही है, दे वर नॉट हाई टू बिगिन विथ। वो स्टार्टिंग से ही हाई नहीं थी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो स्टार्टिंग से ही हाई नहीं थी। क्या हाई नहीं थी, ये वर्ड जो आया है वो किसके लिए आया है, वो होप्स के लिए आया है। येट, फिर भी, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था, इंपॉर्टेंट पल था फॉर द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू डिलीवर, प्रदान करना, ऑन दिस मैंडेट अमिड एन इंक्रीजिंगली फ्रैक्शियस एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा बुरा एनवायरमेंट, फ्रैक्शियस एनवायरमेंट का मतलब काफ़ी गुस्सा वाला, और जो अनफेवरेबल एनवायरमेंट था, उस एनवायरमेंट के अंदर WTO को डिलीवर करना था एक मैंडेट। एक मैंडेट का मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पर यू कैन से कंक्लूड करना था। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो गया था इस फ्रैक्शियस एनवायरनमेंट में WTO का डिलीवर करना। फॉर द वेरी रूल्स ऑफ ट्रेड इट सीक्स टू एनफोर्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो चाह रहा है लागू करना, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, और वी कैन से इम्प्लीमेंट करना। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारी की सारी चीज़ें डिलीवर करना। अब बढ़ते हैं आगे। द इंटरवीनिंग पीरियड हैज़ डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट शॉक्स।
तो जो इंटरवीनिंग या बोल सकते हो हस्तक्षेप करना, इंटरवीन करना, मामलों में दखल अंदाजी करना, तो ये जो पीरियड के साथ में इंटरवीनिंग लगाया है, तो ये इंटरवीनिंग पीरियड की क्वालिटी बता रहा है, तो इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव हुआ। तो वी कैन से दैट जो इंटरवीनिंग पीरियड था, जब वार्तालाप हो रही थी, इट हैज़ डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट शॉक्स, काफ़ी सारे शॉक्स दिए हैं टू द ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर सच एज द रिपल इफेक्ट्स। तो इतने सारे शॉक्स दिए हैं, जैसे कि रिपल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रिपल इफेक्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वोकैबुलरी के अंदर, वो इफेक्ट जो कि नेगेटिव होता है, मतलब कोई डिसीजन लिया उसका इनडायरेक्टली जो दूसरी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, यानी कि रिपरकशन पड़ा, परिणाम आया, तो वो गलत था। तो रिपल इफेक्ट्स देखने को मिले ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरी की पूरी दुनिया के कुछ पार्ट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, जो डिसीजन लिए गए थे वो एक्सेप्ट नहीं किए गए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था काफ़ी सारे पार्ट्स के बीच में। द डिस्ट्रप्शंस का मतलब बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस हुई या कोई चीज़ स्मूथली चल रही है उसे डिसरप्ट कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऑन क्रिटिकल शिपमेंट के अंदर, शिपमेंट रूट्स के अंदर डिसरप्शन हुई, दैट आर एक्सपेक्टेड टू लिंगर फॉर लॉन्ग, जो कि अब लगता है कि जैसे वो डिसरप्शंस हैं वो कुछ लंबे समय के लिए चलेंगी, लिंगर का मतलब वो यहीं पर रहेंगी। एंड रिकैलिब्रेशंस इन सप्लाई चेन्स होना था, रिकैलिब्रेशंस का मतलब नई नई चीज़ें, चेंजेस होना सप्लाई चेन्स के अंदर, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल सप्लायर्स सच एज चाइना, ठीक है। और कुछ रिकैलिब्रेशंस भी देखने को मिलेंगे, रिकैलिब्रेशंस देखने को मिल सकती हैं सप्लाई चेन्स के अंदर, ताकि जो डिपेंडेंस है सिंगल सप्लायर्स, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ चाइना ही सप्लाई करता है, ताकि वो डिपेंडेंस उन पर ना हो सके। एंड इंक्रीजिंग इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी अमंग द नेशंस, इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी का मतलब है नेशन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अमंग नेशंस इट हैज़ ऑल्सो कैटलाइज्ड, तो ये जो टेंडेंसी है, कौन सी, नेशंस की टेंडेंसी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इट हैज़ ऑल्सो कैटलाइज्ड, यानी कि उन्होंने एक्सेलरेट किया है आइसोलेशनिस्ट का मतलब सभी के सभी नेशंस जो हैं वो आपस में ट्रेड ना करके आइसोलेट हो रहे हैं, यानी कि अपने आप को अलग से ही दिखा रहे हैं। टेरिफ हैवी ट्रेड पॉलिसीज दैट रन एड्रिफ्ट ऑफ द WTO's प्राइमरी पर्पस, तो ये रन एड्रिफ्ट फ्रेज आया, इसका मतलब एमलेसली मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ वी कैन से कि टेरिफ ट्रेड पॉलिसीज की बात हो रही है, तो जो कि लगाई जाएंगी WTO के प्राइमरी पर्पस से वो बिल्कुल अलग है, जो एमलेसली हम लोग कर रहे हैं। तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्स हाई ट्रेड पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल एमलेसली चल रही हैं, WTO का प्राइमरी पर्पस है ही नहीं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं WTO ने जो डिलीवर किया, जो बातें रखी वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी, बहुत सारे कंट्रीज़ ने उनका विरोध किया, और जिससे इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी भी नेशंस के अंदर पैदा हो गई, जिससे आइसोलेशनिस्ट और टेरिफ हैवी ट्रेड पॉलिसीज जो है वो बनने लगी, जो कि WTO का प्राइमरी पर्पस नहीं था। और प्राइमरी पर्पस क्या था, ऑफ ओपन ट्रेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, कि वो चाहते थे कि ओपन ट्रेड रहे और सबको ही बेनिफिशियल रहे। द आबू धाबी डिक्लेरेशन डज रेफर टू, जो आबू धाबी के अंदर डिक्लेरेशन हुई है, ये रेफर तो करती है, ये इशारा करती है सम ऑफ द चैलेंजेस की तरफ, सच एज द नीड टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करें कि ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स होनी चाहिए, बट देयर इज लिटल ऑफ सब्सटेंस बियॉन्ड लिप सर्विस, बट ना के बराबर ही ऐसा हो पाया जो कि लिप सर्विस का हो। मतलब ये सिर्फ लिप सर्विस, ये सिर्फ कहा जा रहा है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। उम्मीद करूँगा गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। डाइवर्जेंसेस बिटवीन, डाइवर्जेंस होना मतलब कि फिर से डिस्कॉर्ड होना, मतभेद होना, जो WTO's 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इनमें डाइवर्जेंसेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। परसिस्टेड ऑन, ये अभी भी परसिस्ट कर रहे थे। मोस्ट इश्यूज़ कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम जेनेवा MC12, जो कि जेनेवा से ही इश्यूज़ कैरी फॉरवर्ड हुए MC13 के अंदर, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ, कौन कौन से थे, particular interest to India such as permanent solution in agriculture for public stock holding to ensure domestic food security और subsidies to the fisheries sector। तो इन सेक्टर्स को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के
और फिशरी सेक्टर को लेकर के, डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी की सुनिश्चितता के लिए, राइट, जो मतलब कि हमने कदम उठाने थे जो कि नहीं उठाए गए थे MC12 के अंदर, वो अब कैरी फॉरवर्ड हो गए इस मीटिंग के अंदर भी। द WTO डायरेक्टर जनरल, ये इनका नाम है, ही हैज़ नोटेड दैट, उन्होंने नोट किया कि एग्रीकल्चर डेलिब्रेशन, जो एग्रीकल्चर के ऊपर विचार विमर्श हो रहा है या चिंतन हो रहा है, इन दी वर्क्स फॉर ओवर 2 डेकेड्स नाउ, जो कि 2 डेकेड्स यानी 20 सालों से चल रहा है, हैव मेड सम प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई है, एज देयर इज फाइनली अ टेक्स्ट टू वर्क विद दैट द बॉडी विल स्ट्राइव टू क्लेंच इन फ्यूचर पार्लेज, जो कि ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर नेगोशिएशंस, पार्लेज का मतलब होता है फ्यूचर नेगोशिएशंस बोल सकते हो, वार्तालाप बोल सकते हो, ये बॉडी जो है इट विल स्ट्राइव का मतलब एफर्ट्स लगाएगी कि फ्यूचर नेगोशिएशंस के अंदर इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल दे। द एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़, तो एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, यानी कि आप बोल सकते हो टैक्स नहीं लगेगा, तो कस्टम ड्यूटीज से एग्जेम्पशन फॉर ई कॉमर्स के अंदर जो एग्जेम्पशन मिलती है, दैट इंडिया हैड सॉट, जो इंडिया ने चाहा है एन एंड टू, कि वो खत्म हो जाए, साइटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज रेवेन्यूज, तो कंट्रीज के रेवेन्यूज के ऊपर एक खराब, एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ का, वो पड़ता है एग्जेम्पशन का, कस्टम्स ड्यूटीज़ का, तो वो इंडिया चाहता है कि एग्जेम्प्ट हो जाए, ठीक है, विल नाउ कैरी ऑन फॉर एट लीस्ट 2 more years, वो कस्टम ड्यूटी अब 2 सालों के लिए और भी एक्स्ट्रा देनी होगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ न्यूएंस्ड, न्यूएंस का मतलब होता है सटल डिफरेंस, ध्यान दे पाना, मतलब कि बहुत बारीकियों के ऊपर उन्होंने बोला है। इट्स आउटकम, आउटकम का मतलब परिणाम, तो मतलब कि पीयूष गोयल जी ने बारीकियां बताई हैं इस आउटकम की, स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए, इंडिया इज नॉट नेसेसरीली फुली अपोज टू देम, इंडिया फुली अपोज नहीं है इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के जो वहाँ मीटिंग के अंदर कंक्लूड की गई हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर द रिससिटेशन, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है दैट इज समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए ये फ्यूचर में मतलब यू कैन से कि इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं ऑफ WTO's डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी, कि मतलब कि हम लोग WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी जो है, जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, राइट, उसका रिवाइवल, राइट, इसका रिवाइवल, ये प्रोस्पेक्ट है। रेंडर डिफंक्ट फॉर 4 year, एक्चुअल में 4 सालों से काम नहीं कर रही है। हम किसकी बात करें, WTO की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी की बात कर रहे हैं, जो कि पड़ी है डिफंक्ट फॉर्म में, अनऑपरेशनल में 4 सालों से। रिमेन ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी, बिल्कुल सैड, कुछ काम ना करना। दो द जेनेवा कमिटमेंट टू रिवाइव द वाइटल बॉडी बाय 2024 वॉज रीआइट्रेटेड, और जो जेनेवा कमिटमेंट है कि हम उस वाइटल बॉडी को रिवाइव करेंगे 2024 के अंदर, ये दोबारा से बोला गया। रीआइट्रेटेड का मतलब होता है दोबारा से बोलना, रिपीट करना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। अ की विन फॉर इंडिया एट द MC13 वॉज इट्स सक्सेसफुल एफर्ट्स, तो जो की विन है, जो इम्पोर्टेंट बात है इंडिया के लिए MC13 के अंदर, वो थी सक्सेसफुल एफर्ट्स विद साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के साथ में उनके कुछ सक्सेसफुल नेगोशिएशन हुई है, वार्तालाप हुई है। वो क्या हुई है, टू थ्वाट, थ्वाट का मतलब होता है रोकना या हिंडर करना। एन अटेम्प्ट दैट वाज लेड बाय चाइना, कि चाइना के द्वारा जो अटेम्प्ट किया गया था उसको रोकना, और वो क्या था, एंड बैक्ड बाय ओवर 120 कंट्रीज, जिसको बैक किया गया था 120 कंट्रीज के द्वारा भी, टू इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट इनटू द WTO फ्रेमवर्क, कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, WTO फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब पॉलिसीज के अंदर। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, इंडिया विल हैव टू रीडबल एफर्ट्स टू रिटेन पॉलिसी स्पेस फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स स्पेशली फार्म्स, तो इंडिया को यहाँ पर अपने एफर्ट्स को दुगना करना पड़ेगा ताकि वो अपने पॉलिसी स्पेस के अंदर ज़्यादातर टाइम दे पाएँ, सेंसिटिव एफर्ट्स पर वो ज़्यादा गौर कर पाएँ, और स्पेशली फार्म्स, एग्रीकल्चर को लेकर के बात की जा रही है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी कही जाती है। द WTO itself must do much more, WTO को खुद भी करना चाहिए, टू स्टे रेलिवेंट इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, एक ऐसा
एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि अलग अलग हो रहा है। पोलराइज वर्ल्ड का मतलब होता है जो गुटों में बन रहा है, आइसोलेट हो रहा है। तो यहाँ पर WTO का खुद का भी काम बनता है कि कुछ ऐसा रेलेवेंट काम करे जो कि पोलराइज्ड वर्ल्ड के अंदर सही रहेगा। दैट मेंबर्स फाइंड इट कन्वीनियंट टू टाउट, तो दैट मेंबर्स फाइंड इट कन्वीनियंट, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बनता है उनके लिए, टू टाउट इट्स फेल्ड बायएनियल मीटिंग्स। टाउट का मतलब प्रमोट करना, बायएनियल मीटिंग्स को वो फेल हुए हैं, मतलब कि वो नहीं कर पा रहे हैं। 2 बार साल में जो 2 बार होने वाला होता है उसको बायएनियल कहा जाता है। एज सक्सेसेस इज अ सैड कमेंट्री ऑन इट्स वेनिंग एफिकेसी, ये इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेनिंग, मतलब ये वेनिंग एफिकेसी के लिए सैड कमेंट्री है। क्योंकि जो सक्सेसफुल होना है उनका ये बेसिकली टाउट कर रहे हैं अपनी फेल्ड बायएनियल मीटिंग्स को, ये प्रमोट कर रहे हैं फेल्ड बायएनियल मीटिंग्स को जैसे कि वो सक्सेसेस हैं, और ये एक सैड कमेंट्री है उसको सक्सेसफुल बताना। और किस चीज़ के लिए सक्सेसफुल बता रहे हैं, वेनिंग एफिकेसी के लिए। एक्चुअल में जो मीटिंग्स हो रही है WTO के तहत, वो मीटिंग्स इफेक्टिव नहीं हो रही है और बताया जा रहा है कि वो मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं। तो ये एक सैड कमेंट्री है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। व्हाट सिग्निफिकेंट शॉक्स हैव ऑकर्ड, कौन कौन से शॉक्स यानी कि बुरी बातें हुई हैं टू द ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड मेंशन इन द टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट के अंदर इंटरवीनिंग पीरियड मेंशन किया गया है, राइट। उसके अंदर कौन कौन से शॉक्स की बात हुई हैं। तो पहला है रिपल इफेक्ट्स देखने को मिले, रिपल इफेक्ट्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं, सम पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स, राइट, बिल्कुल सही है। और ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा इसका। डिसरप्शंस ऑन क्रिटिकल शिपमेंट रूट्स एक्सपेक्टेड टू लिंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो डिसरप्शंस हैं वो लंबे समय तक चलेंगी, ये बात भी लिखी हुई है। और रिकैलिब्रेशंस इन सप्लाई चेन्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल सप्लायर्स लाइक चाइना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। आई वुड लाइक टू शो यू, यू कैन सी हेयर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट शॉक्स, राइट, देखने को मिले हैं ग्लोबल ट्रेडिंग आर्किटेक्चर के अंदर। वो शॉक्स क्या क्या है, रिपल इफेक्ट्स का एक बताया गया था, और दूसरा बताया था डिसरप्शंस हो रही हैं शिपमेंट रूट्स के अंदर, ये लिंगर करेंगी। और तीसरा है रिकैलिब्रेशंस होनी चाहिए सप्लाई जो हो रही है, डिपेंडेंस जो है एक ही सप्लायर के ऊपर, दैट इज़ चाइना। तो ये तीनों ही जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सही जवाब जो रहेगा इसका रहेगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं। व्हाट वाज अ की विन फॉर इंडिया एट द MC13, तो की विन क्या थी, सबसे बढ़िया बात क्या थी, लास्ट पैराग्राफ में मुझे याद आ रहा है ये लिखा हुआ था। एंड व्हाट अटेम्प्ट डिड दे सक्सेसफुली थ्वाट, और वो किस चीज़ को रोक पाए थे, किस अटेम्प्ट को रोक पाए थे। सो आई वुड लाइक टू शो यू, यहाँ पर देख सकते हो, अ की विन फॉर इंडिया एट MC13 वाज इट्स सक्सेसफुल एफर्ट्स विद साउथ अफ्रीका टू थ्वाट एन अटेम्प्ट that was led by China and backed by over 120 countries, ठीक है, to introduce an investment facilitation pact into the WTO framework. So that was the successful effort. Okay, तो 120 countries के द्वारा बैक किया गया था। Now you can see here, first is its successful efforts with South Africa to support an attempt led by China and backed by over 120 countries to introduce an investment facilitation pact into the WTO framework. Its successful efforts with South Africa to thwart, तो you can see यहाँ पर support लिखा है जबकि हमारे पास में word है thwart, तो ये तो गलत ही हो गया। assist का मतलब ये होता है help करना, ये भी गलत हो गया। एंड टू its successful efforts with China, चाइना के साथ में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट चैलेंजेस आर हाईलाइटेड इन द आबू धाबी डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हाईलाइट किए गए हैं आबू धाबी डिक्लेरेशन के अंदर पैसेज के अनुसार। चैलेंजेस क्या क्या है ये आपको बताना है। चैलेंजेस हाईलाइटेड इन द आबू धाबी डिक्लेरेशन इंक्लूड द नीड टू इंश्योर ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। यस, ये सही है। बस यहाँ पर देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। ये ओपन लिखा हुआ है इधर, ओपन, इंक्लूसिव एंड वल्नरेबल सप्लाई चेन क्यों?
वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, वीक सप्लाई चेन थोड़ी ना होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव रेजिलिएंट सप्लाई चेन, सीक्रेट लिखा हुआ है गाइस सी ऑप्शन के अंदर, तो सीक्रेट की वजह से ये भी गलत हो जाएगा, राइट, तो सी भी गलत हो गया। और ओपन सही है। एक्सक्लूसिव एंड रेजिलिएंट, एक्सक्लूसिव जो देखने को नहीं मिला अभी तक, सो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। एंड वेयर इट इज रिटन हम देख लेते हैं। सो यू कैन सी हियर टू एंश्योर ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट। चलिए, तो सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ओपन, ये हमारा है ओपन, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी बात इनकरेक्ट है। सो दिस पर्सन इज द WTO डायरेक्टर जनरल, that is mentioned exemption from customs duty for e-commerce that India had sought to an end to, citing the adverse impact on country's revenues, that is also written here। WTO के अंदर 164 मेंबर कंट्रीज हैं, ये भी लिखा हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया विल हैव टू ट्रिपल इट्स, इसमें लिखा हुआ है रीडबल इट्स एफर्ट्स, तो ये गलत हो गया। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो डी इज द इनकरेक्ट वन। और WTO itself must do much more to stay relevant in an increasingly polarized world, right? तो ये लिखा कहाँ हुआ है, आई विल शो यू लास्ट पैराग्राफ, मुझे याद आ रहा है, यू कैन सी इन द ग्रीन। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया विल हैव टू रीडबल इट्स एफर्ट्स, और उसमें लिखा ट्रिपल इट्स एफर्ट्स, तो ये गलत हो जाएगा। ये शब्दों का ही खेल है। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर द रिससिटेशन ऑफ WTO's dispute resolution body rendered defunct for 4 years होना चाहिए ना, जो कि 4 सालों से काम नहीं कर रही है, तो 4 के साथ तो years आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब सी में एरर है, दिस इज करेक्ट। आपको बताना है डेलिब्रेशंस का सिनोनिम क्या है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना और गंभीर चिंतन करना। एक्सीडेंटल का कोई मतलब नहीं है, अनइंटेंशनल कोई मतलब नहीं है, हेस्टी, जल्दीबाजी, केयरलेस, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये जल्दीबाजी में किए गए वर्ड्स हैं। और कंसिडरेशन का मतलब होता है थॉटफुल, मतलब आप यहाँ पर थॉटफुल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। अब आपको बताना बायएनियल का मतलब क्या है। बायएनियल का मतलब साल में 2 बार होता है। 3 साल में नो, सक्सेसिव ईयर्स नो, 4 ईयर्स बिल्कुल गलत, 2 मंथ्स गलत, 2 ईयर्स राइट, आंसर आएगा ई। नेक्स्ट इज अपोजिट बताना है एफिकेसी का। एफिकेसी का मतलब एफिशिएंसी से है, इफेक्टिवनेस से है, अपोजिट बताओ। इफेक्टिवनेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो गलत। इनएफिकेसी हो सकता है। सक्सेस तो पॉजिटिव वर्ड है और इसका अपोजिट नेगेटिव होना चाहिए। फ्रूटफुलनेस, यूज, सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा इनएफिकेसी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो देखा हमने गाइस कि हमने किस तरीके से सबसे पहले वोकैबुलरी को जाना, वोकैबुलरी को जानने के बाद में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझा, पैसेज को समझा अच्छे से, और पैसेज को समझने के बाद में क्वेश्चंस करना कितना इजी हो जाता है। और अगर आप ये काम डेली करते हैं गाइस तो और भी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। सो आप लोग हमारे गाइडली चैनल पर जाकर, गाइडली एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे इस प्रोडक्ट को भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पर होगा। ये क्लासेस हमारी अभी यूट्यूब पर आपके सामने डेली बेसिस पर हो रही हैं, पर कुछ दिन के बाद में ये क्लासेस आपकी बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए गाइडली एप्लीकेशन पर जाकर के खुद को। एंड कोई भी चेंजेस अगर आप चाहते हैं तो आप अपने सुझावों को फीडबैक में लिख सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और आपको ये टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं और ये जो यू कैन से एक्सप्लेनेशन है इन सारी की सारी चीज़ों का, वो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड डिस्कस विद JM सर। दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आपको PPTs और PDF मिल सकती हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।